हेलो दोस्तों, मैं सतीश शुक्ला और मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूं क्लास 11th का चैप्टर 3 जो कि हमारा है सरल रेखा में गति। इसको चालू करने से पहले आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, देखते हैं इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है। अब इसका हम पहले चैप्टर फ्लो देखते हैं कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। ये हम जो पेपर आने वाला है इस पेपर के हिसाब से ही इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ा रहे हैं। इसके बाद हम लेक्चर वाइज पढ़ाएंगे, बाद में ये 1 शॉट चलेगा। हमने अगली क्लास में देखा था पहले चैप्टर ये हमारा 1 शॉट होगा। और इस चैप्टर में हमको पढ़ना है दूरी एवं विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद औसत चाल एवं वेग, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, तात्क्षणिक चाल एवं वेग, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी यानी त्वरण यानी एक्सीलरेशन। इसके बाद हम त्वरण के बाद देखेंगे तात्क्षणिक त्वरण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। अब हम चालू कर रहे हैं, अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। इस टॉपिक से पहले हम पढ़ेंगे गति के नियम यानी गति के प्रकार। गति के 3 प्रकार होते हैं, 1D 2D 3D। एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति। पहले हम तीनों को देखेंगे जो गति के प्रकार होते हैं। गति के प्रकार, डस्टर कहाँ गया हमारा, डस्टर छोड़ो, इसी से आज काम चलाते हैं। अब पहले हम देखते हैं गति के प्रकार, यानी गति हमारा कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे गति के प्रकार। गति के प्रकार, इसका हम पहला टॉपिक पढ़ते हैं, गति के प्रकार, टाइप ऑफ मोशन। गति के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है एक विमीय गति, जिसको हम बोलते हैं 1D। दूसरा होता है द्विविमीय गति, जिसको हम बोलते हैं 2D। और तीसरा हमारे पास होता है त्रिविमीय गति, जिसको हम बोलते हैं 3D। इन तीनों के बारे में हम पहले समझते हैं, इनके बाद में अपने चैप्टर में, ये चैप्टर में है मगर ज़्यादा खास नहीं है। अब हम देखते हैं अपने आगे कि हमको क्या करना। अब हम पहले देखते हैं एक विमीय गति। हमारा पहला है एक विमीय गति। एक विमीय गति यानी हम जैसे गेंद है हमारे पास, हम छत से नीचे फेंकते हैं, यानी एक विमीय यानी सरल रेखा में गति करेगी। जैसे कोई रेलगाड़ी है अपने पथ यानी अपने ट्रैक पर चलती है ना, तो इसी सबको हम एक विमीय गति बोलते हैं। जो एक विमीय की परिभाषा होती है गति के दौरान वस्तु का सिर्फ एक ही अक्ष में परिवर्तित होना। वस्तु का सिर्फ एक ही अक्ष में परिवर्तित होना। देखिए समझिए इसको पहले, तो उसके बाद उदाहरण इसके लिए होता है। हमने अभी तक बताया आपको पूरे चैप्टर में कि हमको चालू करते हैं गति के प्रकार से। गति 3 प्रकार के, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय गति होते हैं। हमने बताया जो एक विमीय गति होती है उसकी परिभाषा होती है गति के दौरान वस्तु का सिर्फ एक ही अक्ष पर होना, यानी एक अक्ष होना। इसको उदाहरण से देखते हैं। इसका उदाहरण हम लेते हैं, जैसे कोई गेंद है, गेंद जो हमारे पास, जैसे गेंद है हमारे पास, ये गेंद है। अब गेंद को हम छत से नीचे फेंकते हैं ना, तो एक सरल रेखा में गति करती है, यानी एक ही अक्ष पर गति करती है। ये नहीं कि इस पर ये हमारा एक्स अक्ष होगा, ये हमारा वाई होगा। जो ऊपर से नीचे फेंके गए तो एक ही अक्ष पर गति करेगी। ये नहीं कि ऊपर से फेंको तो इधर गेंद चली जाएगी, इधर चली जाएगी, इधर नहीं जाएगी, वो सीधे नीचे जाएगी, सीधा नीचे। इसलिए हम बोलते हैं जो हमारा होता है एक विमीय गति, वो हमारे सीधे सिर्फ एक ही अक्ष में परिवर्तित होती है, जिसको हम एक विमीय गति बोलते हैं। जैसे एक रेलगाड़ी है, कोई रेलगाड़ी अपने पटरी यानी ट्रैक पर चल रही है, तो क्या ऐसे चलेगी का फिर ऐसे ऊपर चली जाएगी कि नीचे चली जाएगी? वो सीधे एक ही गति में चलेगी, अपने ट्रैक पर चलेगी, ना ट्रैक से ऊपर जाएगी ना ट्रैक से नीचे।
ये हमारा आता है एक विमीय गति में। अब हम आगे चलते हैं, द्विविमीय गति देखते हैं। द्विविमीय गति हमारी क्या बोलती है। दो विमीय गति में चलते हैं, इसको हम इरेज कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, यहाँ नोट डाउन करते चलो हमारे साथ। अब देखते हैं दो विमीय गति। एक विमीय गति में देख चुके हैं, हमारे पास दो विमीय गति आती है। देखिए गति के दौरान, इसका पहले हम परिभाषा लिखते हैं द्विविमीय गति का। जो द्विविमीय गति की परिभाषा होती है, लिखिए गति के दौरान वस्तु के कोई दो अक्ष एक साथ परिवर्तित होते हैं। गति के दौरान वस्तु के कोई दो अक्ष एक साथ परिवर्तित होते हैं, जिसको हम द्विविमीय गति बोलते हैं। यानी गति के दौरान वस्तु के कोई दो अक्ष एक साथ परिवर्तित होते हैं, जिसको हम द्विविमीय गति बोलते हैं। इसका उदाहरण हम देखते हैं। इसका उदाहरण हमारे पास है, जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर कोई इंसान है, यानी हम, यहाँ पर कोई इंसान है, यहाँ पर एक गेंद है, यहाँ पर कोई गेंद है, ये है हम, ये है बॉल। हमने पैर से बॉल को किक किया। पैर से जब बॉल को किक करेंगे तो यहाँ से उड़कर यहाँ जाएगी। ये है हम, ये है बॉल। हमने बॉल को यानी फुटबॉल को पैर से किक किया तो यहाँ से उड़कर ये यहाँ पर गिरी। ये हमारा होगा ए पॉइंट, ये हमारा होगा बी पॉइंट। इसमें क्या दो छुए कि नहीं हुए। वस्तु के कोई दो अक्ष एक साथ परिवर्तित होते हैं। दो अक्ष एक साथ, यहाँ हमारा हमने ए अक्ष था, यहाँ पर हमारा बी अक्ष होगा। यानी हमने यहाँ से फुटबॉल को जब पैर मारा, किक मारी, तो यहाँ पर बी अक्ष पर आकर गिरा। यहाँ पर इनको दो अक्ष परिवर्तित हो गए। जो यहाँ पर हमने जो बॉल किक किया यहाँ पर गिरी, इसको हम बोलते हैं प्रक्षेप गति। इसको बोलते हैं प्रक्षेप गति। यदि बॉल को एक जगह से मारते हैं तो वो दूसरी जगह उड़ कर गिरती है, जिसको हम प्रक्षेप गति बोलते हैं। और ये हमारा होगा द्विविमीय गति के अंदर, ये हमारा उदाहरण होगा कि कोई व्यक्ति अगर फुटबॉल को किक मारता है तो वह उड़कर दूसरी जगह गिरती है, तो इसी को हम द्विविमीय गति बोलते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर दो अक्ष मिल जाते हैं, ए अक्ष ए और अक्ष बी। ये हमारा हो जाता है द्विविमीय गति। अब हम आगे चलते हैं अपने त्रिविमीय गति की तरफ, कि जो त्रिविमीय हमारा गति है वो हमसे क्या कहता है। अब हम आगे देखते हैं त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति, ये जो हमारा त्रिविमीय गति है, ये हमको बताता है गति के दौरान, इसका हम परिभाषा लिखते हैं। तीसरा है गति के दौरान वस्तु का कोई तीन अक्ष पर एक साथ परिवर्तित होना। हमने बताया कि कोई गति के दौरान, यानी गति के प्रकार के दौरान वस्तु का कोई तीन अक्ष पर एक साथ परिवर्तित होना। तीन अक्ष का एक साथ परिवर्तित होना, इसका उदाहरण हम लेते हैं। समझना है, समझने वाली बात है, लिखना नहीं, समझना है। इसका उदाहरण हमने लिया एक डब्बा। ये हमने लिया एक डब्बा। इस डब्बे में हमने कई सारे, ये हमने लिया डब्बा, जैसे हमने डब्बे में छोड़ दिया। डब्बे में हमने एक डब्बा लिया, उसके डब्बे से जुगनू जो चमके करते हैं ना, रात में चमका करते हैं, हमने कई जुगनू पकड़े, यानी जैसे हो गए 10-12 पकड़े। उसको छोड़ो। जैसे हमने इसमें कई सारे, जैसे कोई भी पदार्थ नहीं, वही सब समझो, तितली लिए हमने 20 तितली लिए। हम 20 तितलियों को एक डब्बे में छोड़ देंगे। जब 20 तितलियों को डब्बे में छोड़ेंगे तो क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये हमने 20 तितलियाँ ली। 20 तितली को हमने डिब्बे में छोड़ा।
क्या तितली अपनी जगह पर रुकेंगे? वो यहाँ जाएंगे, ये यहाँ जाएंगे, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, सब अपने अपने जगह से परिवर्तित होंगी। इसको हम त्रिविमीय गति बोलते हैं। ये हमारा त्रिविमीय का उदाहरण है। जब तितली एक जगह पर स्थिर रहेंगी तो त्रिविमीय का उदाहरण है, मगर एक तितली एक जगह पर स्थिर नहीं रह सकती, वो अपनी अपनी जगह से उल्टा सीधा दौड़ेगी। इसी को हम बोलते हैं त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति का एक उदाहरण है। यानी इसमें हम किसी अम्ल को छोड़ देंगे, किसी सारे अम्ल को, तो वो इधर उधर भागेंगे, यानी 3 अक्ष में एक साथ परिवर्तित होते हैं। इसको हम बोलते हैं त्रिविमीय गति का उदाहरण। और गति के दौरान वस्तु का कोई 3 अक्ष पर एक साथ परिवर्तित होना हमारा त्रिविमीय गति होता है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो हमारा पहला टॉपिक है वो हमने लिखा था दूरी एवं विस्थापन। अब हम देखते हैं दूरी और विस्थापन। हम चालू करते हैं दूरी से। दूरी क्या होती है? दूरी पहले बताइए क्या होती है? दूरी क्या होती है? दूरी वस्तु द्वारा प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु के मध्य तय की गई कुल पथ की लंबाई को। देखो, किसी वस्तु द्वारा, यहाँ पर लिखते हैं उसकी परिभाषा, किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य तय की गई कुल पथ की लंबाई को दूरी यानी डिस्टेंस बोलते हैं, दूरी कहते हैं। यानी कोई वस्तु अपने एक प्रारंभिक यानी अपने घर से चलता है, प्रारंभिक घर चलता है, वो जिम जाता है यानी जिम गया, और जो इसके बीच कुल दूरी यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल दूरी जितना उसने तय की है, यहाँ से यहाँ गया जिम, फिर जिम से घर आ गया, यानी 1 किलोमीटर गया, 1 किलोमीटर वापस आया, तो 1 किलोमीटर वो गया अपने जिम, फिर वहाँ जिम करके फिर 1 किलोमीटर में घर आया, यानी कुल पथ की लंबाई। तो 2 किलोमीटर हमारी इसकी दूरी हो गई, जिसको हम बोलते हैं दूरी। यानी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य कुल पथ की लंबाई, तय की गई कुल पथ की लंबाई को हम दूरी बोलते हैं। और जो दूरी का फार्मूला हमारा होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। नहीं, समय का हम बता दिए आपसे। ये हो गया। और जो समय, देखिए पहले जो हमारी दूरी होती है ना, ये क्या होती है? 3 पॉइंट बता रहे हैं इसका हम। दूरी एक अदिश राशि होती है। दूरी कौन सी राशि होती है? दूरी अदिश राशि होती है, और इसका एसआई मात्रक होता है। इसका एसआई मात्रक, यानी हम एसआई मात्रक को एमकेएस मात्रक भी बोल सकते हैं, एसआई मात्रक को एमकेएस पद्धति भी बोल सकते हैं। जो इसका एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक इसका होता है मीटर, इसका एसआई मात्रक मीटर होता है, और सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर होता है। एक मात्रक होता है एफपीएस, जो कि होता है मिलीमीटर। ये हमारा होगा दूरी। और दूरी यानी इसके हमें पढ़ा दूरी और विस्थापन। दूरी हम बताएगा किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य तय की गई कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि होती है। दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है और सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर होता है। अब हम चलते हैं विस्थापन की तरफ कि विस्थापन हम क्या बता रहा है। देखते हैं विस्थापन का फार्मूला होता है कि अंतिम बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। देखो, प्रारंभिक बिंदु से जहाँ से व्यक्ति चलता है वो अंतिम बिंदु तक जहाँ कर जाकर रुकता है, उसके बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। यानी लिखिए इसका परिभाषा कि प्रारंभिक बिंदु से
प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक, अंतिम बिंदु तक, अंतिम प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच यानी मध्य के मध्य, अंतिम बिंदु के मध्य न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कहते हैं। देखिए, तो कोई प्रारंभिक बिंदु जहाँ से व्यक्ति चलना स्टार्ट करता है और अंतिम बिंदु के मध्य न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन बोलते हैं। जो हमारा विस्थापन होता है ये एक सदिश राशि होता है। कौन सा? यह एक सदिश राशि होता है, मगर दूरी हमारी अदिश राशि होती है। एक सदिश राशि होता है। और जो विस्थापन होता है, विस्थापन का SI मात्रक होता है, विस्थापन का SI मात्रक होता है मीटर, यह SI मात्रक होता है मीटर, और CGS होता है इसका सेंटीमीटर। वही दूरी का सेम हमने बताया, दूरी और विस्थापन। इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं। किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य तय की गई कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, और प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। SI मात्रक, CGS मात्रक सेम। यह एक अदिश राशि होती है और यह एक सदिश राशि होती है। ये हमारा हो गया विस्थापन। अब हम आगे चलते हैं, एक न्यूमेरिकल लेते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं कैसे लगाते हैं। न्यूमेरिकल के बाद हम आगे चलेंगे अपना औसत वेग जो हमने लिखवाया था। अगर सिर्फ डाल दे रहे हैं, हम लेते हैं एक क्या न्यूमेरिकल बुक से लेते हैं। एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। कॉपी में हम लिखे होंगे कहीं, देख रहे हैं, हाँ ये लिखा है। हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं, देखते हैं। प्रियंका अपने स्कूल से, लिखते हैं, लिख लेना आप भी। प्रियंका बड़ा है, अपने स्कूल से, प्रियंका अपने स्कूल से दक्षिण, प्रियंका अपने स्कूल के दक्षिण की ओर 10 मीटर, दक्षिण की ओर 10 मीटर चलती है, दक्षिण की ओर 10 मीटर, तथा बाद में पश्चिम की ओर 8 मीटर, पश्चिम की ओर 8 मीटर, पश्चिम की ओर 8 मीटर, पुनः उत्तर की ओर, तथा पुनः उत्तर की ओर 4 मीटर चलती है, 4 मीटर चलती है। वह अपने स्कूल से कितनी दूरी पर है? देखिए, वह अपने स्कूल से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, एवं उसके स्कूल से, उसकी स्थिति की न्यूनतम दूरी क्या होगी? उसकी स्थिति की न्यूनतम दूरी क्या होगी? ये हमारा क्वेश्चन। आगे कुछ और है? नहीं, आगे कुछ नहीं हमारा, बस। अब इसको सवाल हम लगाते हैं, देखते हैं कैसे। ये हमारा जो न्यूनतम दूरी दिया, यानी हमारा ये होगा विस्थापन। हमने अभी बताया था आपका इसका फॉर्मूला कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के
मध्य न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ये हमारी विस्थापन हो गया, और ये हमारी यानी स्कूल की सिर्फ दूरी निकालना, विस्थापन हमको निकालना। ये हमको पता चला कि हमको दूरी निकालना, विस्थापन। ये हमारा बना दिया। ये हमारा होगा उत्तर, ये होगा दक्षिण, ये होगा पूर्व, ये होगा पश्चिम। उन्होंने बताया कि प्रियंका अपने स्कूल से दक्षिण की ओर 10 मीटर, दक्षिण यानी नीचे की ओर, यानी दक्षिण की ओर 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर चलती है, तथा उसके बाद पश्चिम की ओर 8 मीटर, यानी पश्चिम की ओर चलती है वो 8 मीटर। चलो, पश्चिम की तरफ 8 मीटर चल गई। फिर बोलती है तथा पुनः उत्तर की तरफ 4 मीटर, उत्तर यानी ऊपर, यहां से उत्तर की तरफ चलती है 4 मीटर। चलो, अब इसका हमको निकालना है क्या, दूरी, यानी दूरी। अब दूरी निकालते हैं हम। दूरी का मतलब होता है जितना उसने चला सबको जोड़ तो दूरी हो जाएगी। फिर चला, उन्हें पहले चला 10 मीटर, गई तो वहां पर यहाँ पहुंची, यहाँ से पश्चिम की तरफ चला 8 मीटर, और उत्तर की तरफ चला 4 मीटर, यानी हमारा 18 यानी 22 मीटर हमारी दूरी आ गई। अब हम विस्थापन निकालते हैं। देखिए विस्थापन कैसे निकालते हैं। तो विस्थापन निकालने के लिए हमने बताया था कि अंतिम बिंदु यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन बोलते हैं। तो यानी ये दूरी हमको ज्ञात करनी है। इसके मध्य की न्यूनतम दूरी ये हो गई, और ये देखिए यहाँ पर एक बनता है समकोण। समकोण बन रहा है जब ये 8 मीटर हमारा है, समकोण त्रिभुज बनना है ना, जब ये हमारा 8 मीटर है तो ये भी 8 मीटर हो जाएगा। ये 8 मीटर, ये हमको पूरा 10 दिए, हमको 4 दिए हैं, तो इन 10 में से 4 जाएगा, कितने बचेगा 6 मीटर। ये हमारा हो जाएगा 6 मीटर। ये हमको दिया 6 मीटर, ये दिया हमको 8 मीटर। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाए का आप विस्थापन निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिखिए विस्थापन जो बराबर होता है, पाइथागोरस प्रमेय यानी क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंबी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पर हमने लिखा कर्ण स्क्वायर हटाओ, यहाँ पर लिखो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ऊपर रूट लगा दो, 64 हो जाएगा, प्लस 36 रूट बराबर 100 का रूट हो जाएगा, ये बराबर में 10 मीटर। ये हमारा आ जाएगा विस्थापन। कुछ दिक्कत नहीं, सवाल बहुत सही है। देखो, प्रियंका अपने स्कूल से दक्षिण की ओर 10 मीटर गई, दक्षिण की ओर 10 मीटर गई, तथा बाद में पश्चिम की ओर 8 मीटर गई, पश्चिम की ओर 8 मीटर गई, तथा पुनः उत्तर की ओर 4 मीटर गई, यानी उत्तर की ओर 4 मीटर गई। उस अपने स्कूल से कितनी दूरी पड़ी, यानी उसकी दूरी निकाल लीजिए। जितना उसने चला वो उसकी दूरी 10, 8, 18, 4, 22 मीटर उसकी दूरी हो गई। तथा उसके स्कूल से उसकी स्टेज की न्यूनतम दूरी यानी उसका विस्थापन बताइए क्या होता है। विस्थापन बताने के लिए हमने बताया कि हमको 4 या 8 हमको 10 दिया है, ये हमको 4 दिया, ये 10 दिया। अब इतना हमको निकालना है ना, 10 में से जब 4 माइनस करोगे, 10 माइनस 4 बराबर 6 मीटर। तो ये जितना हमारा ये हमारा बचेगा कितना, 6 मीटर बचेगा ना, वो हमारा बचेगा 6 मीटर, उसको हमने लिख लिया 6 मीटर। जब ये हमको 8 मीटर दिया है तो इसके बराबर ये इसके समांतर यानी कह लो इसके समांतर ये है, तो ये हमारा भी हो जाएगा 8, ये हमारा 6। अब ये हमारा 6 होगा, ये हमारा 8 होगा, तो यहाँ पर हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाकर कर्ण स्क्वायर बराबर लंबी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से हमने निकाल दिया विस्थापन का मान। बस, इसमें कुछ नहीं है। तो हम आगे चलते हैं अपने औसत चाल की तरफ, जो कि हमारे चैप्टर का हमारे चैप्टर का टॉपिक है औसत चाल। औसत चाल क्या कहता है, जो औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी को कुल समय से विभाजित कर दो, हमारा आ जाएगा औसत चाल। गति द्वारा तय की गई कुल दूरी को समय से विभाजित करने पर, गति द्वारा चली गई कुल दूरी को समय से विभाजित करने पर हमारा औसत चाल आ जाता है। यानी पहले लिखते हैं औसत चाल हेडिंग, इसके बाद इसकी परिभाषा औसत चाल, इसकी हेडिंग, इसके बाद इसकी परिभाषा गति द्वारा नहीं वस्तु द्वारा, गति द्वारा वस्तु द्वारा, गति कहाँ से, वस्तु द्वारा तय की गई
कुल दूरी को कुल विस्थापन कुल समय से विभाजित करने पर औसत चाल प्राप्त होती है। देखिए औसत चाल प्राप्त होती है, जिसको हम औसत चाल बोलते हैं। औसत चाल का फार्मूला लिख दिए पहले हम। औसत चाल का जो फार्मूला होता है हमारे पास, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी अपान में कुल समय। जो औसत चाल होता है यह एक अदिश राशि होती है। जो औसत चाल होता है यह एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि होती है। औसत चाल का जो SI मात्रक होता है, औसत चाल का SI मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा हो गया औसत चाल। औसत चाल को हमें बताया कि वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी को कुल समय से विभाजित करते हैं तो वह औसत चाल कहलाता है। औसत चाल का फार्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल एक अदिश राशि होती है जिसका SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड और सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है। लिख देते हैं सीजीएस मात्रक इसका, इसके बाद इसको मिटाना पड़ेगा, तो यहाँ लिख देते हैं सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर अपान में सेकंड होता है। और हम देखते हैं औसत चाल पर एक न्यूमेरिकल, थोड़ा सा इसको यहाँ तक हटा देते हैं, इतना यहाँ तक हटाने के बाद एक न्यूमेरिकल इसके ऊपर करेंगे। ये लो हट गया। एक न्यूमेरिकल इस पर औसत चाल के ऊपर करते हैं हम। देखिए जो हमारा नंबर है प्रश्न नंबर 2, और देखते हैं कहाँ पर है। इस न्यूमेरिकल लिखते हैं। देखो हम लिखते बने मन से, यदि मेरी गाड़ी यानी तो गलत, हम लिखते हैं यदि तुम्हारी यानी तुम्हारी गाड़ी 10 सेकंड नहीं 10 सेकंड 20 मीटर प्रति सेकंड से चलती है और कुछ समय बाद नहीं, और पहले देखिए पर बता रहे हैं 10 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड चलती है। 10 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड चलती है और 20 सेकंड में और कुछ समय बाद और 20 सेकंड में 30 मीटर प्रति सेकंड चलती है। 20 सेकंड में 30 मीटर और 10 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड चलती है। तो इसका औसत चाल निकालिए। औसत चाल, तो इसका औसत चाल निकालिए। जो निकालते हैं औसत चाल का फार्मूला हमने क्या बताया आपको कि जो हमारा औसत चाल होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। हमको दूरी तो यहाँ पर दिया नहीं है ना, दूरी तो दिया नहीं है, हाँ समय दिया है हमको 10 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड चलती है और 20 सेकंड में 30 मीटर प्रति सेकंड चलती है। तो हमका इसको निकालना है। तो हम यहाँ पर जो ये हमारा पहला होगा, ये हमारा दूसरा होगा। जब पहले की दूरी निकालेंगे तो दूरी बराबर होता है समय बटा चाल, समय गुणे चाल। समय हमको दिया 10 मल्टीप्लाई चाल हमको दिया 20, यानी हमारा पहले का आ गया 200 मीटर दूरी और दूसरे का निकालते हैं। हम देखते हैं कि समय दूरी बटा समय गुणे चाल होता है। समय हमको दिया है 20, दूरी दिया है 30, ये हमारा होगा 600 मीटर। दूरी तो हमको मिल गई,
एक आया 200 मीटर, एक आया हमारा 600 मीटर। हम लिखते हैं कुल दूरी मतलब 200 गुणे 600। कुल दूरी मतलब 200 गुणे नहीं प्लस में लगेगा 200 प्लस 600 अपॉन में कुल समय हमको दिया है, एक दिया है 10 सेकंड, एक दिया है 20 सेकंड, यानी 10 प्लस 20। ये हमारा हो गया 10 प्लस 20 और ये हो गया हमारा, इसको ऐड कर लो तो हमारा हो जाएगा 6 दूनी 800, ये हमारा जाएगा 30, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इसको काट दो, ये हमारे पास आएगा 3 दूनी 6, 2 जा 3 6 18 पॉइंट लगाओ, 3 6 6 6 ऐसे बढ़ते चले गए, खत्म नहीं होगा, ये हमारा आ गया मीटर। ये हमारा हो गया इसका आंसर। देखिए हमने इसको कैसे किया, मीटर पर सेकंड होगा, मीटर पर सेकंड। ये हमने लिया कि यदि तुम्हारी गाड़ी 10 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड चलती है और 20 सेकंड में 30 मीटर प्रति सेकंड चलती है तो इसका औसत चाल बताइए। हमने कुल औसत चाल का फार्मूला कुल दूरी बटा कुल समय होता है। हमने यहाँ पर लिया 10 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 सेकंड में 30 मीटर प्रति सेकंड चलती है, तो दूरी हमको तो यहाँ पर दी नहीं है, तो हम दूरी निकालने के लिए समय गुणे चाल फार्मूला, दूरी बराबर जो होता है समय गुणे चाल होता है। यानी समय हमको दिया 10 और चाल दिया यानी 20, 10 बिना 200 मीटर ये आएगा, 600 मीटर ये, तो हमारा कुल दूरी यानी 800 और कुल समय 30 आता है। 30 को जब हम 8 से विभाजित कर दे तो हमारा 26.66 मीटर पर सेकंड, इस मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाता है। अब इसके आगे हम चलते हैं अपने, हमारा है औसत वेग। औसत वेग देखते हैं, इसको नोट डाउन यानी स्क्रीनशॉट ले लिया करो जो जो हम पढ़ाते हैं। औसत वेग हम देखते हैं इसके आगे, औसत वेग क्या होता है, औसत वेग देखते हैं। औसत वेग, औसत वेग, औसत वेग का जो डेफिनेशन होती है हमारा कि कुल समय को विस्थापन से विभाजित कर दो। जब हम देखिए, जब हम विस्थापन को समय से विभाजित करते हैं तो उसे हम औसत वेग कहते हैं, तो उसे औसत वेग कहते हैं। और इसका औसत वेग का हमारा फार्मूला जो होता है वो विस्थापन बटा कुल समय होता है। ये लिखिए, औसत वेग बराबर विस्थापन बटा कुल समय जो हमारा विस्थापन होता है उसको हम लिख सकते हैं डेल्टा टी, यानी औसत वेग को हम लिखते हैं v से, इसको लिख सकते हैं डेल्टा टी, नहीं डेल्टा टी क्यों लिखेंगे, डेल्टा विस्थापन को x, डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी। ये हमारा हो गया औसत वेग का फार्मूला, b बराबर डेल्टा x अपॉन में डेल्टा टी, और डेल्टा x और ये हमारा होगा x2 माइनस x1 अपॉन में T2 माइनस T1, इसको लिख सकते हैं। हमारा ये फार्मूला हो गया। जो इसका ऐसा ही मात्रक होता है, हम यहाँ पर लिखते हैं, जो इसका ऐसा ही मात्रक होता है सदिश औसत वेग का ऐसा ही मात्रक, ये हमारा होता है मीटर पर सेकंड, और सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड। और यहाँ पर जो होता है यह एक सदिश राशि होता है, सदिश राशि होता है, यह एक सदिश राशि होता है। देखिए हमें पता है कि औसत वेग, जब हम विस्थापन को समय से विभाजित करते हैं तो औसत वेग उसको औसत वेग कहते हैं। जो औसत वेग का फार्मूला होता है वो औसत वेग बराबर विस्थापन बटा कुल समय होता है, यानी b बराबर डेल्टा x अपान में डेल्टा t बराबर x2 माइनस x1 अपान में t2 माइनस t1। इसको हम डेल्टा x और डेल्टा t को लिख सकते हैं, डेल्टा x को x2 माइनस x1 लिख सकते हैं और डेल्टा t को t2 माइनस t1 लिख सकते हैं। इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड, सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर पर सेकंड, और सदिश राशि या एक सदिश राशि होता है। अब हम आगे देखते हैं तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक चाल देखते हैं। तात्क्षणिक वेग, औसत वेग होगा हमारा, नोट डाउन करते चढ़ना, आगे बहुत काम आएगा। तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग
तात्क्षणिक वेग का फॉर्मूला जो हमारे पास होता है, तात्क्षणिक वेग गति के दौरान, यहाँ पर लिखिए इसका डेफिनेशन, गति के दौरान, इसको हम पता है मगर वो हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा, कॉपी में हम लिखे हैं छोटा सा, उसको देख के लिखवा रहे हैं तात्क्षणिक वेग का, नहीं कॉपी में क्यों देखें। तो गति के दौरान किसी बिंदु, लिखवा रहे हैं गति के दौरान देखिए, गति के दौरान किसी बिंदु या क्षण पर, गति के दौरान किसी बिंदु या क्षण पर वस्तु के वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। समझिए इसको, गति के दौरान किसी बिंदु या क्षण पर वस्तु के वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। और जो इसको फार्मूला होता है हमारे पास होता है b बराबर x2 माइनस x1 अपान में t2 माइनस t1, जिसको हम लिख सकते हैं डेल्टा x अपान में डेल्टा t। और इसका फार्मूला जो होता है हमारे पास लिमिट, जहाँ हम डेल्टा x यानी डेल्टा टी को 0 पर रखते हैं, डेल्टा टी का 0 मान रखते हैं, तो हमारे पास आता है डेल्टा x अपान में डेल्टा टी, और हमारे पास आ जाएगा dx अपान dt। ये हमारा होता है तात्क्षणिक वेग का फॉर्मूला, dx अपान dt। इसके बाद हम चलते हैं तात्क्षणिक चाल पर, इसको समझा दें थोड़ा। गति के दौरान किसी बिंदु या क्षण पर वस्तु के वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। यानी b बराबर x2 माइनस x1 अपान में t2 माइनस t1, जिसको हम लिख सकते हैं डेल्टा x अपान में डेल्टा t। और जो b बराबर होता है लिमिट, यानी लिमिट का जो डेल्टा t है उसका मान हम 0 रखते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है डेल्टा x अपान में डेल्टा t बराबर हो जाता है dx अपान dt। अब हम आगे चलते हैं तात्क्षणिक चाल, देखते हैं तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल किसे कहते हैं? किसी क्षण विशेष पर वस्तु की चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। और जो हमारा ये होता है, इसका फार्मूला होता है तात्क्षणिक चाल का, यानी b बराबर ds अपान में dt, जो कि हमारा होता है तात्क्षणिक चाल का फार्मूला। ये हमें तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक चाल हमारा कंप्लीट हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे हम चलते हैं, हम त्वरण और औसत त्वरण बता दें, त्वरण और औसत त्वरण, इसके बाद हमारा इस चैप्टर को एंड करते हैं। पर इतना बहुत ज़्यादा लिए आपके, इतना कंप्लीट कर लोगे ये समतल में गति चैप्टर पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलो जल्दी से जल्दी नोट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आगे चलते हैं त्वरण की तरफ। त्वरण यानी क्या होता है? किसी वस्तु का वेग, किसी वस्तु में वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। बहुत सही फार्मूला, बहुत सही परिभाषा है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब देखिए औसत त्वरण। औसत त्वरण जो कि हमारा होता है जब किसी वस्तु का वेग, परिमाण या दिशा दिए हुए समय में परिवर्तन होता है।
जब किसी वस्तु का वेग परिमाण या दिशा जब किसी वस्तु का वेग परिमाण या दिशा दिए हुए समय में परिवर्तित होता है तो उसे औसत त्वरण कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए, समझिए कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जब किसी वस्तु का वेग परिमाण या दिशा दिए हुए समय में, यहाँ पर लिख सकते हो, जब किसी वस्तु का वेग परिमाण दिशा दिए हुए समय में परिवर्तित होता है तो उसे हम औसत त्वरण कहते हैं। औसत त्वरण का फार्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन। लिख देते हैं, जो औसत त्वरण होता है उसका फार्मूला होता है वेग में परिवर्तन अपान में समय में परिवर्तन। जो औसत त्वरण का फार्मूला हमारे पास होता है वो होता है वेग में परिवर्तन अपान में समय में परिवर्तन। ये हमारा औसत त्वरण का फार्मूला होता है। जैसे कि लिख सकते हैं इसको हम, जो हमारा औसत त्वरण होता है इसको लिखते हैं ए, और वेग में परिवर्तन यानी डेल्टा बी अपान में डेल्टा टी हो सकता है। जब हम इसको लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं बी एफ माइनस बी आई और टी एफ माइनस टी आई, जहाँ कि ये हमारा होता है वी एफ। एफ का मतलब होता है अंतिम यानी फाइनल, ये होता है फाइनल, इसको हम लिखते हैं अंतिम, और ये हमारा होता है इनिशियल यानी प्रारंभिक। एफ हमारा हो गया अंतिम जिसको फाइनल बोलते हैं, बी आई हमारा हुआ है इनिशियल जिसे हम प्रारंभिक बोलते हैं, और इसका SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको हम या मीटर प्रति सेकंड का -2 इसका होता है, हम कैसे पता है, यानी सीजीएस मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ये हमारा हो गया औसत त्वरण। वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। औसत त्वरण, जब किसी वस्तु का वेग परिमाण या दिशा किसी भी समय में परिवर्तित होता है, दिए हुए समय में परिवर्तित होता है तो उसे औसत त्वरण कहते हैं। औसत त्वरण का फार्मूला जो होता है हमारे पास, वेग में परिवर्तन अपान में समय में परिवर्तन यानी डेल्टा बी अपान में डेल्टा टी। ये हमारा हो गया इसका फार्मूला। इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा बी यानी डेल्टा बी अपान को डेल्टा टी को हम लिख सकते हैं बी एफ माइनस बी आई, यानी वेग अंतिम और माइनस का वेग प्रारंभिक, और टी एफ यानी समय अंतिम और समय प्रारंभिक टी आई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मगर ये बराबर डेल्टा बी अपान में डेल्टा टी बराबर को हम लिख सकते हैं, इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर और सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर होता है। और ये चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम इरेज कर रहे हैं। चैप्टर इस चैप्टर हमारा समतल में गति ये हमारा कंप्लीट हो गया है। और कमेंट सेक्शन में आप बताना कि ये चैप्टर आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। जो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।